नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में, यानी कि जिसे आप सरल भाषा में बैनामा भी कहते हैं, जिसे कुछ जगहों पर बिक्रीनामा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, जब कभी भी संपत्ति को खरीदने से जुड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर लोग, जी हां, 90% लोग आज भी सेल डीड के माध्यम से संपत्ति को खरीद रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि अगर आप एक सेल डीड को रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं, जी हां, आपने प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दे दी, आपने उसे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ रजिस्टर्ड करवा लिया, इसके बावजूद भी अगर सामने वाली पार्टी के मन में धोखाधड़ी की इंटेंशन है तो वो आपको वहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। जी हां दोस्तों, और जो मैं ये चीज आपको क्लियर करके देने वाला हूं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के साथ यहां पर आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप अपने साथ होने वाली लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी से खुद को बचा सके। इसके अलावा अगर आप खुद को सेल डीड के माध्यम से संपत्ति का मालिक मान रहे हैं, या फिर हो सकता है आप फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो यहां पर आपको किन किन चीजों का ध्यान देना होगा उस समय, ये सारी चीज मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं, ताकि अगर आप भी यहां पर अपने जीवन भर की कमाई इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ऐसा ना हो कि सेल डीड रजिस्टर्ड करवा लेने के बावजूद भी आप कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएं और आपको संपत्ति का मालिकाना हक मिले भी ना। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट तुरंत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार सेल डीड होती क्या है, या फिर अगर हम यह समझें कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो कानूनी रूप से कानूनी प्रावधानों के तहत सबसे सटीक माध्यम कौन सा होता है संपत्ति को खरीदने का। देखिए, जब कभी भी संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की बात आएगी तो सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहां पर देखा जाएगा, क्योंकि यही बताता है कि अगर एक संपत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा हो तो वैलिड माध्यम वहां पर क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर मात्र 1 मिनट लूंगा, आपको यह महत्वपूर्ण प्रोविजन क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 54 सेल को डिफाइन करता है, यानी कि सेल वो जब पैसों के बदले किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा हो। देखिएगा, लिखा भी हुआ है कि सेल एक प्रकार का ओनरशिप का ट्रांसफर करना है, किसके बदले में? प्राइस पेड, जिसके बदले में कुछ प्राइस पे किया जाता है, और प्रोमिस्ड, यानी कि प्रोमिस किया जाता है फ्यूचर में पे करने का, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस, कि कुछ पैसा पार्टली शुरू में ही दे दिया और कुछ पैसा बाद में देने के लिए प्रोमिस किया गया। यह सेक्शन 54 बताता है कि सेल होती है। अब इसी के नीचे अगर आप देखें तो यह बात करता है कि सेल कैसे करनी चाहिए। देखिएगा, यहां पर साफ लिखा है कि अगर आप एक टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि किसी अचल संपत्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ऊपर की है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे होनी चाहिए? वो केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से होनी चाहिए। देखिए, साफ लिखा है, कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसी के नीचे देखिएगा, ये बता रहे हैं अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसको केवल आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर ले। तो ट्रांसफर कर देने से ही, ट्रांसफर मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने आके पोजेशन कब्जा ले लिया, तो केवल इतने मात्र से ही प्रॉपर्टी की ओनरशिप मानी जाएगी कि दूसरे व्यक्ति के पास चली गई ना। ये सारी चीज यहां पर हमें सेल डीड के अंदर डिफाइन करनी होती है। इसी के नीचे आप देखिएगा, लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसे आप बताते हैं कि हमने एक एग्रीमेंट टू सेल किया था। देखिएगा, यह बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी अचल संपत्ति का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो वो सेल की जा रही है उसके जो टर्म्स और कंडीशन है जो दोनों पार्टियों के बीच डिसाइड हुए, देखिए लिखा है सेटल्ड बिटवीन द पार्टी, वो मेंशन होता है। और इसी के नीचे देखिए साफ लिखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये खुद से किसी भी प्रकार का अधिकार वहां पर नहीं देता। यानी कि दोस्तों,
अगर आप एक एग्रीमेंट टू सेल देखें और अगर दूसरी ओर सेल डीड देखें, तो सेल डीड ही वही दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप खुद को संपत्ति का मालिक बता सकेंगे। एग्रीमेंट टू सेल केवल एक दस्तावेज है जो टर्म्स कंडीशन बताता है कि किन किन टर्म्स और कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, पर वो खुद से किसी भी प्रकार का मालिकाना हक साबित करता ही नहीं है। और ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साल 2023 की काफी ज्यादा जजमेंट्स में, इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी साल 2011 में सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वहां भी यह चीज निर्धारित कर दी गई थी कि एग्रीमेंट टू सेल से किसी को भी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं माना जाएगा। नाउ अब आपको समझ में आ गया कि एक सेल डीड होती क्या है, कब ओनरशिप को ट्रांसफर करा माना जाएगा और उसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी हो जाता है। अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें, क्योंकि यही सेक्शन बताता है कि किस किस स्थिति के अंदर आप एक दस्तावेज को कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी रजिस्टर्ड करवाएं, तो उसी में लिखा है कि अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जहां पर ओनरशिप राइट को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो यहां से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सेल डीड किस प्रोविजन में लिखा है और उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन उसको कोर्ट में स्वीकार ही नहीं किया जाएगा और आपका कागज वो बेकार हो जाएगा। सेम यही चीज आपको सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखी है, जो यही बताती है अगर एक दस्तावेज जरूरी था जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था और उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो बतौर एविडेंस के तौर पर उसको कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मैंने कुछ बेसिक कानून के प्रावधान आपको क्लियर करके दिए ताकि सारी कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आपको क्लियर हो जाए कि आखिरकार सेल डीड होती क्या है, कानून में उसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, क्यों उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, किन प्रावधानों में लिखा है। अब दोस्तों हम आते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की ओर जो लोगों को काफी ज्यादा धोखाधड़ी देखने को मिल रही है। देखिए कई बार देखा जाता है जब आपके साथ कोई धोखाधड़ी करके आपकी प्रॉपर्टी चुपचाप सेल डीड करवा लेता है। अब आपके पिताजी अज्ञानी थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कौन सा दस्तावेज वहां पर तैयार कर रहे हैं। उनसे किसी ने लिखा पढ़ी करी, सेल डीड बनवाई और वहां पर यह मेंशन कर दिया कि हमने इनको पैसा भी दे दिया है। अब ऐसी कंडीशन में आपको मैं बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ निर्धारित कर चुका है कि अगर एक व्यक्ति सेल डीड के माध्यम से किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है और ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर बदले में उसे कुछ भी पैसा नहीं दिया गया, देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में वो सेल डीड वैलिड नहीं होगी, उस सेल डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब इसी जजमेंट को मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं ताकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा यहां पर केवल कृष्ण जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस राजेश कुमार अनदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 2033 2036 और 2016 और सबसे बड़ी बात डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 22 नवंबर साल 2021। अब दोस्तों यहां पर आपको यही कहा गया कि देखिए अगर आप एक प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और बदले में कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ तो वो वैलिड सेल का तरीका नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो वीडियो के शुरू में क्लियर किया था उसमें भी यही बोला गया कि सेल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए बदले में क्या किया जाता है, प्राइस पे किया जाता है। और अगर वहां पर ये इंपॉर्टेंट कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मतलब कि बदले में पैसा पे नहीं किया जा रहा, तो वो वैलिड सेल नहीं बताई जा सकती। ऐसी कंडीशन में उस सेल डीड को बड़ी आसानी से इस जजमेंट का इस्तेमाल करके कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है जहां पर आपकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम लिखवा ली और आपको कोई भी पैसा नहीं मिला, तो सीधा आपको इस जजमेंट का रेफरेंस लेकर यह दिखाना है कि हमें कोई पैसा मिला ही नहीं है, अगर दिया है तो सामने वाली पार्टी साबित करे कहां से आया उसके पास, और इस तरीके से उस सेल डीड को कैंसिल करवा सकता है। अब ये एक बड़ी जजमेंट थी जो मैंने आपके साथ क्लियर करी। इसी के बाद मैं आपको बता दूं कई बार यह देखा जाता है जब सेल डीड करवाई जा रही है तो कुछ पैसा दे दिया 5%, 10%, 20% और बाकी का पैसा फ्यूचर में देने की बात की है। भाई फ्यूचर में इस तारीख को मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। अब अगर ऐसी स्थिति में आने वाले समय में वो व्यक्ति उस पैसे को नहीं दे तो क्या यह भी वैलिड ग्राउंड हो सकता है प्रॉपर्टी की सेल डीड को कैंसिल करवाने का? देखिए दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर एक व्यक्ति यहां पर थोड़ा बहुत भी अमाउंट सेल डीड की एग्जीक्यूशन रजिस्ट्रेशन के दौरान दे देता है तो यही माना जाएगा सेल डीड प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गई, और बाकी अमाउंट अगर वो फ्यूचर में नहीं दे रहा तो उसके लिए आपके पास कानून में प्रावधान है, जैसे कि आप रिकवरी सूट डाल सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। पर
उस समय आप ये नहीं कह सकते कि आपको पैसा नहीं मिला बाकी तो सेल डीड कैंसिल कर दो। कारण, क्योंकि अगेन सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो कहता है कि अगर सेल के दौरान आपको पार्टली अमाउंट दिया गया, देखिए मैंने आपको बताया था पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस की, कुछ अमाउंट दे दिया है और कुछ प्रोमिस किया गया है देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उसको भी वैलिड तरीके से सेल ही कहा जाएगा। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, इस सेल डीड को कैंसिल करो। अब यही चीज मैं आपको जजमेंट के साथ दिखाकर डिस्प्ले पर क्लियर कर दूं ताकि आपको ये ना लगे मैं ऊपरी ऊपरी तौर से सारी बातें आपके साथ कर रहा हूं। एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, आपको केस टाइटल यहां पर अब दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर केस टाइटल था हमारा दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली। साल 2020 की जजमेंट थी हमारी। इसका साइटेशन नंबर है SCC 562। नाउ ये जो मैटर डिसाइड किया गया था 9 जुलाई साल 2020 को डिसाइड किया गया। डिस्प्ले पर देखिएगा, ये कहता है कि यहां पर जो प्लेंटिफ ने कोर्ट में अवर्मेंट्स मतलब कि कोर्ट के आगे एलिगेशन लगाए थे कि उसको भाई पूरा का पूरा पैसा सेल डीड के अंदर जो लिखा था कि इतने पैसे में प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल रहा, तो ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं माना जा सकता सेल डीड को कैंसिल कराने का। हां, ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ के पास कई दूसरे तरीके मौजूद हैं जिससे वो अपना बचा हुआ पैसा रिकवर कर सकता है, पर यहां पर वो इस बहाने से सेल डीड को कैंसिल नहीं करा सकता। जो मैंने भी आपको सारी चीज क्लियर की थी वही इस जजमेंट में आपको क्लियर करके मिल गई है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर इतनी धोखाधड़ी हो रही है, इस तरीके से कानूनी रूप से जजमेंट आ रही है, तो वैलिड तरीका क्या माने हम सेल डीड का, कि कब हम ये मान ले कि सेल डीड होते ही हम प्रॉपर इस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं। अब इसी चीज के लिए मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी वो आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, इसके बाद हम वीडियो की आखिरी जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे जो साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल अब दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा केस टाइटल था यहां पर दामोदर नारायण सावले डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्री तेजराव बाजीराव महास्के, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका स्पेशल लीव पिटिशन नंबर था 10747 ऑफ 2016 और सबसे बड़ी बात डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर मई 2023, यानी कि एक साल पुरानी भी ये जजमेंट नहीं। अब डिस्प्ले पर देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा यहां पर जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस MR शाह एंड जस्टिस CT रवि कुमार, उन्होंने यही कहा कि देखिए भाई अगर एक डीड ऑफ सेल यानी कि सेल डीड है जो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट और रजिस्टर्ड हुई है, एग्जीक्यूट और रजिस्ट्रेशन के बीच में यह फर्क होता है कि जब दोनों पार्टी साइन करके पैसों का लेन देन कर लेती है तो यह माना जाता है सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई है, और रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जिस दिन उसे रजिस्टर्ड करवाया गया। इसी के अलावा उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी मतलब उसका कब्जा दूसरी पार्टी को दे दिया, और वहां पर जितना भी पैसा था वो वहां पर देकर उसको एंडोर्स कराया गया। एंडोर्स वर्ड देखिएगा, एंडोर्स का मतलब दूसरी पार्टी के साइन ले लिए गए हो कि हाँ हमें पैसा मिल चुका है, तो यही माना जाएगा कि यहां पर प्रॉपर्टी की पूरी ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप यानी कि जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है यहां पर ऐसी कंडीशन में पूरी तरीके से ट्रांसफर हो चुका है। यह जजमेंट हमें बताती है कि प्रॉपर सेल डीड एग्जीक्यूट होना, रजिस्टर्ड होना और उसके बाद प्रॉपर ओनरशिप ट्रांसफर होना किसे कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊं, साल 2024 में एक बड़ी जजमेंट है जहां पर यह कहा कि देखिए अगर एक बार सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट होने का मतलब दोबारा से बता दूं, दोनों पार्टियों ने साइन कर दिया हो, पैसों का लेन देन कर दिया हो, पर रजिस्टर ना हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल डीड उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन दोनों पार्टियों ने साइन करके पैसों का लेन देन कर लिया हो, भले उसको रजिस्टर ना कराया गया हो। रजिस्ट्रेशन वाले दिन से वो नहीं मानी जाएगी, वो उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन एग्जीक्यूट हो गई हो। और अगर एग्जीक्यूट होने के बाद एक पार्टी अपनी मर्जी से उस सेल डीड में कुछ भी चेंजेस कर देती है जिसकी दूसरी पार्टी को कानो कान खबर नहीं होती, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल डीड वैलिड तरीके से बनी है, वो एग्जीक्यूशन से पहले के टर्म्स कंडीशन के बिहाफ से ही मानी जाएगी। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद आपको जजमेंट के बारे में और बताता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर कन्वर राज सिंह डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस जीजो डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 9098 ऑफ 2013, और सबसे बड़ी बात डेट ऑफ जजमेंट हमारी है 2 जनवरी साल 2024, यानी कि बिल्कुल इसी महीने की जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। अगर आप मेरे साथ चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं, मेरी हर वीडियो देखते हैं, तो आप जानते होंगे इस पर्टिकुलर जजमेंट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाकर आप लोगों को दी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेल डीड की एग्जीक्यूशन के बारे में क्या कहा और रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर एक सेल डीड को एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट मैं दोबारा से बता दूं, दोनों पार्टी अपने साइन करके उसमें जितनी भी एंटायर कंसिडरेशन थी, यानी जितना पैसा का लेन देन था, वो वहीं पर दे दे, तो वो उसी दिन से सेल डीड ऑपरेट मानी जाएगी, यानी कि उसी दिन से सेल डीड की पावर हो चुकी है, यही मानी जाएगी। और ऐसी कंडीशन में उसकी एग्जीक्यूशन वैलिड हो जाएगी सेक्शन 47 और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। अगर कोई एक पार्टी दोनों में से बिना दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म किए उसमें कुछ बदलाव कर देती है, तो वहां पर उस चीज को इग्नोर करना होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी की कानो कान वो खबर की ही नहीं गई और वो एग्जीक्यूशन होने के बाद बदलाव किया गया। यानी कि अगर ऐसा हो रहा है कि पहले आपसे साइन ले लिए गए, आपने सारी पेमेंट कर दी और बाद में दूसरी पार्टी ने उसमें बदलाव करके उसको जाकर रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जिस दिन आपने साइन की और जो जो चीजें उसमें लिखी थी, वही चीज वहां पर वैलिड मानी जाएगी। ये मैंने आपको लेटेस्ट जजमेंट के साथ चीजें क्लियर करी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर करके दिया कि अगर आप एक सेल डीड बना रहे हैं तो वैलिड तरीका क्या है, कानून के किन प्रावधानों में लिखा है, क्या रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नहीं, पैसों के लेन देन के दौरान कानून क्या कहता है, क्या सेल डीड रजिस्ट्रेशन के दिन से वैलिड होगी या एग्जीक्यूशन के दिन से वैलिड होगी, एक प्रॉपर ओनरशिप का ट्रांसफर कब करा जाएगा, ये सारी चीज कंप्लीटली मैंने आज की वीडियो में आपको क्लियर करके दी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।